गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड न्यूज़ के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, आज बात करेंगे ईरान की। तो बात करेंगे, ईरान में बहुत कुछ हो रहा है। उसकी बात ना करो तो मुझे लगता है ये फिर ठीक नहीं होगा। इसके अलावा बात करेंगे हरिकेन 3000, एक ऐसा इक्विपमेंट जो सैकड़ों ड्रोन्स को एक साथ गिरा सकता है। ये चाइना ने डेवलप किया है और ये अमेरिका के एक ऐसा सिस्टम है, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। बहुत कम देशों के पास इस किस्म का सिस्टम है जहां पर मास स्केल के ऊपर आते हुए ड्रोन्स को गिराया जा सकता है और चाइना ने उसको डेवलप किया है। इसका नाम रखा गया हरिकेन 3000 और काफ़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी इसमें इस्तेमाल की गई है। इसके अलावा डूम्सडे एयरक्राफ्ट को, जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को डूम्सडे से बचाता है, यानी कि न्यूक्लियर अटैक हो जाए उससे भी बचाया जा सकता है, वो फिर से वॉशिंगटन के एक बार आकाश में नजर आया है। इसका मतलब है कि तैयारियां चारों ओर से पूरी की जा रही हैं कि अगर खतरा हो जाए तो फिर अगर एटॉमिक वॉर के अंदर कहीं कुछ चेंज हो जाता है, बदलाव हो जाता है, तो फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट को बचाने के लिए डूम्सडे एयरक्राफ्ट का वॉशिंगटन में आना ज़रूरी है। और उसको फिर से देखा गया है और ये आने वाले किसी भी एक खतरे को ध्यान में रखते हुए डूम्सडे एयरक्राफ्ट को स्पॉट किया गया है। तो चलिए दोस्तों, आप स्वागत करते हैं आप सबका। नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब और सत श्री अकाल। और वर्ल्ड न्यूज़ के अंदर आज सबसे पहली खबर हम डूम्सडे एयरक्राफ्ट की बात करेंगे। अब नाम तो बहुत सुना है लोगों ने, गूगल में जाके आप उसका फोटोग्राफ देख सकते हैं। इस टाइम मैं फोटोग्राफ नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको। तो इसे प्रलय का विमान भी कहा जाता है, डूम्सडे एयरक्राफ्ट, यानी कि जब प्रलय आ जाएगी तो उसमें आपको कौन बचाएगा। युद्ध के दौरान यहाँ पर अमेरिका के प्रेसिडेंट या उनके खास दो चार और आदमियों को बचाने के लिए ये जो एक प्लेन है, जो एक किस्म का जंबो जेट है, पूरा का पूरा बहुत स्पेशल किस्म का जंबो जेट है जिसके ऊपर न्यूक्लियर रेडिएशन का भी असर नहीं होता है। और ये एक किस्म से ये अपने आप में एक ऐसा विमान है जो आमने आते हुए अपने नज़दीक आते दुश्मन के विमान को भी उड़ा सकता है। तो विशाल आकार के इस विमान की मौजूदगी ने लोगों का फिर से ध्यान खींच लिया है। डूम्सडे प्लेन नाम के नाम जाना जाता है। और अमेरिका ने हाल ही में वेनेजुएला पर हमला किया, अब ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं, ईरान की बात कर रहे हैं। ऐसे में डूम्सडे प्लेन के आने के जो मकसद क्या है, उस पर भी लोग बड़े इंटरेस्ट से, दिलचस्पी से सवालात उठा रहे हैं। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चल गया है कि विमान जो है एक किसी एयरफोर्स बेस से कैंप स्प्रिंग्स मैरीलैंड के लिए उड़ान भर रहा था, जो वॉशिंगटन के पास ही है। यहाँ जी हाँ, कैंप स्प्रिंग्स मैरीलैंड के लिए उड़ान भरी इसने, जो वॉशिंगटन के पास है। इसका मतलब तैयारियां पूरी है कि कुछ हो जाए तो भाई ट्रंप साहब को और उनके साथियों को तुरंत निकाल लिया जाए। ये प्लेन बहुत इमरजेंसी की सिचुएशन के अंदर, जब राष्ट्रपति की जान को खतरा हो जाए किसी से अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि परमाणु हमलों के दौरान इसके अंदर पूरा चलता फिरता ऑफिस है, वो सब कुछ चलता रहेगा और इसे लोगों की नज़रों से बचा कर रखा जाता है। लेकिन इसकी कुछ घरेलू उड़ानों पर अब लोगों की नज़रें जा रही हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट के एक क्या कहते हैं विज्ञप्ति ने बताया कि विमान जब लॉस एंजलिस में उतरा तो उसमें अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर पीट हेगसेथ उसमें थे। पेंटागन ने इस बारे में कुछ बताया नहीं कि एक स्टैंडर्ड प्लेन की बजाय E4B, यानी कि ये जो डूम्सडे प्लेन है E4B, इसका इस्तेमाल क्यों किया गया। इसका जो ऑफिशियल नेम है वो E4B नाइट वॉच, टोटल जो नाम है इसका E4B नाइट वॉच है। ये नेशनल एयरबोर्न ऑपरेशनल सेंटर NAOC के रूप में काम कर सकता है। नेशनल एयरबोर्न ऑपरेशनल सेंटर, यहाँ से पूरे युद्ध को कमांड किया जा सकता है। और ये फ्लाइंग कमांड पोस्ट है। जी हाँ, फ्लाइंग कमांड पोस्ट है। ये अमेरिका के प्रेसिडेंट और टॉप मिलिट्री लीडर्स को इमरजेंसी कंडीशन में लेकर आकाश में उड़ जाता है और किसी सेफ जगह पर चला जाता है जहां पर रेडिएशन वगैरह ना हो। और ये इस किस्म के एटम बम भी गिर जाए तो उसमें ये आराम से चला सकता है। ये बोइंग 747-200 का एक मिलिट्री वर्जन विमान है और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स EMP, इसका चर्चा अभी मैं EMP को फिर से लेके आऊँगा
जो हरिकेन 3000 जो चाइना ने बनाया है, यानी कि अगर नीचे से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से भी इसको नष्ट करना चाहो, जो कि चीज़ों को किया जा सकता है, इस प्लेन को नष्ट नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जो होती हैं ईएमपी कहा जाता है। तो इसका बहुत एडवांस इसके अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम है, यानी कि ज़मीन पर सिस्टम बर्बाद भी हो जाए तो भी यहाँ के जो इसमें प्लेन में बैठे कमांडर्स हैं उस पर कॉन्टैक्ट हो सकता है और बिना फ्यूल के ये 12 घंटे तक ये हवा में रह सकता है। इस विमान में बहुत कुछ है, वर्क एरिया है, कॉन्फ्रेंस रूम है, ब्रीफिंग रूम है, ऑपरेशंस टीम वर्क एरिया है, कम्युनिकेशन एरिया है और कुछ और एरियाज भी हैं। इसमें करीब 111 लोग बैठ सकते हैं बहुत आराम से। अमेरिका में कितने हैं डूम्सडे प्लेन? हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तो बता दूं। अमेरिका में इस समय हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से टोटल 4 विमान हैं। जी हाँ, टोटल 4 डूम्सडे प्लेन है इस टाइम। इन्हें आमतौर पर देखा जाना ही बहुत एक्सेप्शनल माना जाता है, लेकिन अब ये नज़र आना शुरू किया है और इसको मैरीलैंड में उतारा गया है, ख़ासतौर से वाशिंगटन के पास जो एयरबेस है वहाँ पर। तो क्या होने जा रहा है ये तो पता नहीं है, लेकिन जो भी है। अब जो दूसरी खबर है वो है आपकी हरिकेन की, कि अल्टीमेटली चाइना ने एक ऐसा वेपन बनाया है जो ड्रोन्स का जो पूरा झुंड आता है, एक स्वैम ऑफ ड्रोन्स जिसको कहते हैं, SWARM, स्वैम ऑफ, जो ड्रोन्स आ जाए 300 400 500 800 इकट्ठे आ जाएं, तो क्या उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स फायर करने के बाद गिराया जा सकता है? बिल्कुल साहब, चाइना ने एक बहुत सीक्रेट वेपन बनाया है। ये बहुत पावरफुल माइक्रोवेव हथियार सिस्टम है और ये 3 किलोमीटर की दूरी पर, 3 किलोमीटर की दूरी पर अगर कोई ड्रोन्स पहुंच जाए तो वहां से आराम से इसको मार सकता है। ये माइक्रोवेव हथियार जो है 80,000 वोल्ट, अब देखिए आजकल तो इतना वोल्ट तो आता नहीं, हमारे यहाँ तो 200-300 वोल्ट की बिजली आती होगी, तो ये 80,000 वोल्ट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स पैदा कर सकता है, ईएमपी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था ना कि डूम्सडे प्लेन के ऊपर ईएमपी का असर नहीं होता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का असर नहीं होता है। तो ये वहाँ पर 80,000 वोल्ट तक के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स पैदा कर सकता है, जो एक किस्म से बहुत बड़ा विस्फोट होता है और वो किसी भी सामने से जो टारगेट, प्लेन हो, मिसाइल हो, ड्रोन हो, सबको मार गिरा सकता है। ये अपने आप में एक बहुत ही ना केवल पावरफुल है, बल्कि एक किस्म से चाइना को एक एज मिल गई है यहाँ से। ये सिस्टम अकेले ही काम कर सकता है या फिर आपकी जो आर्टिलरी है उसके साथ मिलकर काम कर सकता है, और कहीं ना कहीं एक हाई पावर माइक्रोवेव हथियार सिस्टम, जो अमेरिका के पास ऐसा सिस्टम है उसकी रेंज 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर्स, लेकिन जो चाइना ने बनाया उसकी रेंज 3 किलोमीटर से, तो 3 किलोमीटर दूर तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स पैदा करके वो आराम से उनको, अगर पूरे के पूरे झुंड आते हैं तो उसको गिरा सकता है। अब हरिकेन 3000 इसका नाम रखा गया है। ये ट्रैक भी करता है, पता लगाता है, ऑटोमेटेड है और किसी भी चलते फिरते मूविंग टारगेट को, टारगेट कोई भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है, कोई ड्रोन भी हो सकता है या कोई और चीज़ हो सकती है, मिसाइल भी हो सकती है, उसको रडार का इस्तेमाल करता है और जैसे ही इनकी वेव्स उस पर लॉक हो जाती हैं तो ये एंटेना पैनल से हाई पावर माइक्रोवेव ईएमपी पैदा करके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा करके उसको विस्फोट करके वहीं उड़ा देता है और ये उसको ख़त्म हो जाता है और वहाँ पे जल जाता है। ये एक पुरानी तकनीक है जिसको कहते हैं सॉफ्ट किल। तो ये सॉफ्ट किल से काफ़ी अलग है। इसका काम ड्रोन्स को जाम करना है, उनको पता लगाना है, रोक देना और नष्ट कर देना है। तो ये बताया जा रहा है, मैं तो टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन जो हमारे सामने पिक्चर निकल के आ रही है मैं उसके बारे में ज़रूर आपको ये कह सकता हूँ। अब आते हैं आज की जो मेन खबर जो पूरी दुनिया की है, वो खबर है ईरान की। ईरान तो इस समय एक ऐसा लगता है कि एक ऐसे किनारे पे पहुंच चुका है जहां से लौट पाना मुश्किल है। अब पूरी दुनिया ईरान के खिलाफ हो चुकी है, वेस्टर्न वर्ल्ड तो पूरा ईरान के खिलाफ है और बाकी जो दुनिया, इवन जो गल्फ है, जो गल्फ के जो देश हैं सारे पावरफुल, अरेबियन कंट्री हैं, जो सऊदी है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, ओमान है, ये सारे के सारे अमेरिका के साथ हैं। इसके साथ में टर्की भी चुप बैठा है इस टाइम और इजिप्ट भी चुप बैठा है, जॉर्डन भी अमेरिका का साथी है तो कुछ नहीं बोल रहे।
तो इस्लामिक देश ही सारे चुप बैठे हैं और शायद वो भी समझते हैं कि ईरान का इस समय आयतुल्ला खमनई का जाना ज़रूरी है। अब ये मोस्टली जो गल्फ़ के नेशंस हैं, मैं आपको बताऊं, ये अधिकतर सुन्नी कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम सुन्नी कंट्री हैं, लेकिन जो ईरान है शिया नेशन है। तो शिया और सुन्नी की जो लड़ाई है वो हिस्टोरिक है, वो आप सबको पता है, मुझे उस सब्जेक्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका की अब तैयारी पूरी है और आयतुल्ला खमनई अब बूढ़े हो चुके हैं, उनकी 86-87 की एज है। तो जब शेर बूढ़ा हो जाता है तो उसके अंदर वो ताकत नहीं बचती कि वो अपने जंगल की रक्षा कर सके या अपनी रक्षा कर सके। वही हाल इस समय आयतुल्ला खमनई का। और दूसरा, इतने सालों के बाद जो दुनिया में बदलाव हो रहे हैं, डेमोक्रेसी आ रही है या लोगों को आज़ादी चाहिए, तो उसको देखते हुए ईरान के पास इतना तेल हो के भी लोग भूखे मर रहे हैं। अब ये भी कमाल की बात है कि जो क्या कहते हैं, तेल के भंडार पर बैठा है, भंडार नहीं, तेल के पहाड़ पर बैठा है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश जो है वो ईरान है। और अगर वेनेजुएला के पास मैक्सिमम तेल है, लेकिन वो तेल निकालता तो नहीं ना, 1% यूज करता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा जो तेल का उत्पादक है, जो प्रोडक्शन करता है, जिसके पास है भी और प्रोड्यूस भी करता है, तो सऊदी है। और दूसरे नंबर पे जिसके पास तेल है और प्रोड्यूस करता है वो ईरान है। लेकिन ईरान का तेल चाइना वगैरह पे या बाकी जो ब्लैक मार्केट में जाता है उनके पास जाता है, तो उसका फायदा जनता को नहीं मिलता, क्योंकि डॉलर आता नहीं वहां पर, डॉलर की स्विफ्ट लाइन बैन की हुई है। ऐसे में अगर ईरान भी अब अमेरिका के कब्जे में आ जाता है, जैसा कि लग रहा है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर अटैक करने जा रहे हैं, पूरे यूरोप का समर्थन है उसको, तो फिर एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि फिर ईरान का तेल भी वेनेजुएला की तरह मार्केट में आएगा। तेल के दाम थोड़े और कम हो सकते हैं, भारत के लिए तो फायदा है उस मामले में। लेकिन ईरान अगर निकल जाता है आयतुल्ला खमनई के हाथ से और अमेरिका के पास चला जाएगा, तो सारे दुनिया के तेल भंडार एक रशिया को छोड़ के अमेरिका के कब्जे में आ जाएंगे। और अमेरिका उस कमोडिटी को फिर कंट्रोल करेगा, उसकी प्राइसेस को भी कंट्रोल करेगा। जो दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी है वो है तेल, ऑयल, जी हाँ, पेट्रोल, डीजल। अब अगर ईरान का तेल भी बीच में आता है तो भारत भी खरीदना शुरू करेगा। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या भारत के लिए कि भारत का हजारों करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है ईरान के अंदर, वो कहां जाएगा भाई, वो कहां जाएगा चबहार का? क्योंकि अमेरिका भारत के इस टाइम साथ में नहीं खड़ा है, अमेरिका भारत के खिलाफ है और वो चाहेगा कि चबहार पोर्ट किसी और को दे दिया जाए और वो उसको डील करे, जो उनका अपना कोई खातेदार व्यक्ति होगा, कोई अपना कंट्री होगा, उसको मिल जाएगा और भारत के हिसाब से हाथ से वो हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट चला जाएगा चबहार पोर्ट का। इसके साथ जो चबहार पोर्ट के द्वारा जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जो ईरान से होकर कैस्पियन सी और कैस्पियन सी से रशिया और फिर यूरोप होता है, जहां पैसे भी बचते हैं, उसको लेकर भी क्या है कि बहुत इंटरेस्ट है अमेरिका का कि इसको इंडिया के हाथ से लिया जाए ताकि इंडिया उसका फायदा ना उठा पाए। चलिए, जो भी है जैसा भी है। लेकिन हाँ, इजराइल के अंदर बहुत बड़ा एक हाई अलर्ट है इस टाइम और वहाँ एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिवेटेड है, मिसाइल्स एक्टिवेटेड हैं, उनकी फोर्सेस भी एक्टिवेटेड हैं। डेल्टा फोर्स इराक की साइड से एक्टिवेटेड है इस समय और सीरिया की साइड से एक्टिवेटेड है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से इस टाइम ईरान को घेर लिया गया है। लेकिन हाँ, 2-3 कंट्री ऐसे हैं जिसके अंदर बहुत बेचैनी है, भारत उनमें से एक है। और दूसरा, चीन और रूस के अंदर बहुत बेचैनी है, क्योंकि चीन और रूस का एक बहुत बड़ा पार्टनर वेनेजुएला था, वो उनके हाथ से चला गया। और अब अगर ईरान भी अगर उनके हाथ से चला जाता है तो डिप्लोमेटिकली, मिलिटरली या इकोनॉमिकली चीन और रूस के लिए इससे बड़ा और झटका हो नहीं सकता। क्योंकि चाइना बहुत बड़ा बायर था ईरानियन ऑयल का और उसको हथियार देता था। लेकिन अगर ये ईरान भी अमेरिका के कंट्रोल में आ जाता है और वहाँ पे अमेरिका की सपोर्टेड रजीम आता है, तो फिर उसके बाद चाइना का वो जो प्रभुत्व है वहाँ पर वो भी कम हो जाएगा, रूस का प्रभुत्व भी कम होगा और एक बहुत ट्रस्टेड जो एलाई है खासतौर से चीन और रूस का, वो उनके हाथ से निकल जाएगा। और भारत की जो वरीज हैं भाई, वो तो कई गुना ज़्यादा हैं। जी हाँ, कई गुना ज़्यादा है। भारत की वरी इसलिए ज़्यादा है कि चबहार पोर्ट के अलावा हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर पढ़ रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, डॉक्टर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। अब इन हालातों के अंदर आप क्या करोगे, सोचने वाली बात है। तो ईरान के बिगड़ते हालात पर पूरी दुनिया के रिएक्शंस आ रहे हैं, यूरोप के रिएक्शन से। यूरोप वांट आयतुल्ला खमनई टू बी रिप्लेस्ड, वेस्टर्न कंट्री सारे चाहते हैं, लेकिन भारत की ओर से कोई टिप्पणी नहीं है। और अगर ईरान में कुछ बदलाव आया भी तो भारत का फिर डिप्लोमेटिकली एक सड़ा गला डायलॉग जो है ना, बदबू मारता हुआ डायलॉग आता है कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी आर द ओनली सॉल्यूशन, वो फिर से चिपका देगा झाके।
भारत की परिस्थिति इसलिए बड़ी प्रिकेरियस है दुनिया में कि भारत का कोई व्यू पॉइंट ही नहीं है एक्चुअली। दुनिया जलती है, जल जाए, मरती है, मर जाए, यूक्रेन में मर जाए लोग, गजा में मर जाए, वेनेजुएला में मर जाए, इंडिया कुछ नहीं बोलेगा। देखिए जी, दुनिया में रूल कौन करता है? रूल वो करता है जो दुनिया के बड़े बड़े मसलों के अंदर दखल रखता है और उस पर अपना व्यू पॉइंट स्ट्रांगली देता है, वो दुनिया पे राज करते हैं। जो दखल नहीं दे सकते वो कुछ नहीं कर सकते साहब, फिर तो चुप करके बैठे रहो, डरपोक बन के और पीछे बैठे रहो। वही इंडिया का हाल है इस टाइम साहब, क्या किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप आते हैं तो अच्छा लगता है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर भी दिया है, किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।